तो कल हमने सर्वाइवरशिप कर्व की बात की थी। 3 तरीके का वो कर्व होता है, तो उसके बारे में कुछ और पॉइंट्स हमको देखना है। एक बार कर्व फिर से देख लेते हैं। तो ये कर्व था हमारे पास, जिसमें टाइप 1 वाला जो कर्व है ये हाईली कॉन्वेक्स कर्व था, और इसमें नॉर्मल जो लाइफ स्पैन चलता है कि डेथ जो है सेनेसेंस की वजह से होती है। फिर हमारे पास टाइप 3 कर्व था, जिसमें इनिशियल स्टेज पे ज़्यादा डेथ होती थी, और एक बार एडल्ट स्टेज एक्वायर हो जाती थी तो डेथ का जो रेट था वो डिक्रीज हो जाता था। टाइप 2 में डेथ का जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट बना रहता था, ये एज पे डिपेंड नहीं करता था। तो इन्हीं तीनों कर्व्स के बारे में कुछ पॉइंट्स और हमको जानने हैं। जैसे टाइप 1 कर्व की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो टाइप 1 कर्व ऐसे ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं जो अपने लाइफ स्पैन में कई बार ब्रीड करते हैं, और ये जो मल्टीपल ब्रीडिंग स्ट्रेटजी होती है उसको हम कहते हैं इटेरोपैरस। सिमिलरली टाइप 3 कर्व की अगर हम बात करें तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स ऐसा कर्व शो करते हैं जो अपनी पूरी लाइफ स्पैन में या लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार ब्रीड करते हैं। और ये एक बार ब्रीड करने की जो स्ट्रेटजी होती है इसको सेमल पैरस कहते हैं। जैसे यहाँ पे अब बहुत बार ब्रीड करने वाली स्ट्रेटजी में तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मालूम है। सिंगल टाइम ब्रीड करना पूरे लाइफ टाइम में, इसके कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं। जैसे कई तरीके के इंसेक्ट्स होते हैं, मे फ्लाइज हो गई या कुछ बटरफ्लाइज हो गई। एरेकनिडा के जो मेंबर्स होते हैं उसमें मोस्टली ऐसा ही होता है, सिमिल पैरस होते हैं। एनुअल प्लांट्स जाहिर सी बात है, एक ही साल की उनकी लाइफ साइकिल होती है तो एक ही बार ब्रीड करेंगे। वेजिटेबल्स जनरली जो हम देखते हैं तो वो भाई वेजिटेबल पैदा हो गई तो मार्केट में आ गई, ख़त्म, उसके बाद उसकी लाइफ साइकिल। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था इन दोनों कर्व्स के बारे में। प्लांट्स की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो जो इटेरोपैरस और सिमेल पैरस टर्म हमने आपको बताया, उसकी जगह पे मोनोकार्पी और पॉलीकार्पी टर्म्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं सिमिल पैरिटी और इटेरोपैरिटी के लिए। तो सिमिल पैरिटी मतलब एक बार ब्रीड करना है तो उसके लिए मोनोकार्पी टर्म हो गया। इटेरोपैरिटी मतलब कई टाइम मल्टीपल टाइम्स ब्रीडिंग हो सकती है तो पॉलीकार्पी टर्म उसके लिए हो जाएगा। कुछ एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं। तो कुछ ऐसी भी स्पीशीज पाई जाती हैं ऑर्गेनिजम्स की जिनमें हमको दो अलग अलग टाइप के कर्व्स उनके पूरे लाइफ स्पैन में नजर आते हैं। तो एक तरीके का कर्व जो है वो अर्ली लाइफ में नजर आता है, और दूसरे टाइप का जो कर्व है वो जब एडल्ट हो जाते हैं तब। जैसे एग्जाम्पल है हेरिंग गर्ल्स। तो ये एक चिड़िया है। टाइप 3 कर्व ये शो करती है जब अर्ली लाइफ में होती है। इसका मतलब कि अर्ली लाइफ में इसकी डेथ रेट ज़्यादा होती है। और टाइप 2 कर्व शो करती है जब ये एडल्ट हो जाती है। इसका मतलब कि एडल्ट होने के बाद जो डेथ रेट है उसका एज पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, यानी कि हर एक एज में इक्वल प्रोबेबिलिटी रहती है, डेथ होने की संभावना जो है वो बराबर बनी रहती है। यही है वो चिड़िया। तो अब इसके बाद अगला जो टर्म है, अगला इकोलॉजिकल फैक्टर जो है वो डिस्पर्सन है। डिस्पर्सन क्या होता है? डिस्पर्शन का मतलब ये हो गया कि स्पेशियल और टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न किसका? इंडिविजुअल्स का किसी एक गिवन पॉपुलेशन में। स्पेशियल मतलब कि जगह एक्वायर करने वाली बात है, स्पेस। और टेम्पोरल का मतलब टाइमिंग से है कि किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना स्पेस या कौन सा पर्टिकुलर स्पेस एक्वायर कर रहे हैं इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन में। इसी को डिस्पर्शन कहते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मोबाइल इंडिविजुअल्स होंगे तो पॉपुलेशन में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहेंगे। अब ये जो डिस्पर्सन है ये 3 तरीके का होता है। रेगुलर डिस्पर्शन, रैंडम डिस्पर्शन और क्लम्प्ड डिस्पर्शन। रेगुलर डिस्पर्शन में क्या है कि जो डिस्पर्शन होता है वो यूनिफॉर्म होता है या इवन होता है। डिस्पर्शन या डिस्ट्रीब्यूशन कहें हम
तो अगर इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जो भी इंडिविजुअल्स होंगे वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे स्पेस्ड होंगे। मतलब दो इंडिविजुअल्स के बीच की जो दूरी होगी ऑन एन एवरेज वो लगभग बराबर होगी। ऐसा अकरेंस नेचर में रेयर होता है, लेकिन जब मैनेज्ड सिस्टम्स की बात करते हैं हम तो हम उसको अकॉर्डिंगली मैनेज ही कर सकते हैं। जैसे क्रॉपलैंड्स, तो इसमें अगर बीज हमको लगाना है किसी पर्टिकुलर फसल का तो हम स्पेसिफिक डिस्टेंस पे बीज लगाते हैं, तो जो प्लांट्स होते हैं वो इक्वल या यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे मौजूद होते हैं या ग्रो करते हैं। इट मे बी ए रिजल्ट ऑफ कंपटीशन और सोशल इंटरेक्शन। मतलब नेचर में अगर हम बात करें तो जो इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इट मे बी अ रिजल्ट ऑफ कंपटीशन और सोशल इंटरेक्शन। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक प्लांट ये ग्रो कर रहा है और इसके जस्ट बगल में एक और प्लांट अगर ग्रो करना चाहेगा तो इसको जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल से अवेलेबल जो होना है या जो सनलाइट ऊपर से आनी है, ये सब उतने इफेक्टिवली मुहैया नहीं हो पाएंगे, तो इस पर्टिकुलर प्लांट की जो ग्रोथ है वो सही से नहीं हो पाएगी। थोड़ा सा इस प्लांट से दूर अगर ये प्लांट ग्रो कर रहा है दूसरा, तो उसको सनलाइट भी प्रॉपर मिलेगी और सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी प्रॉपर मिलेंगे, जिसकी वजह से अब इफेक्टिवली अब प्रॉपरली ये सरवाइव कर पाएगा। तो पास पास होने की वजह से इन दोनों प्लांट्स में कंपटीशन हुआ न्यूट्रिएंट्स के लिए, सनलाइट के लिए, तो उसकी वजह से। और रही बात सोशल इंटरेक्शन की, तो फिर बात उसी की हम कर सकते हैं क्योंकि स्पेस अवेलेबल नहीं है। और अगर इंटरेक्शन इन द सेंस, जैसे अब सोशल इंटरेक्शन में तो बात आ जाती है एनिमल्स की, स्पेशली हम बीज वगैरह की बात करें तो इनमें भी एक रेगुलर डिस्टेंस या रेगुलर इंटरवल मेंटेन होता है जिसकी हेल्प से डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इवन होता है। दूसरा है रैंडम डिस्पर्शन। अब रैंडम डिस्पर्शन में क्या है कि किसी एक इंडिविजुअल की जो पोजीशन होती है वो दूसरे इंडिविजुअल्स की पोजीशन से अनरिलेटेड होती है, आपस में कोई तारतम्यता नहीं होती है। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जहां पे एनवायरनमेंट जो है वो बहुत यूनिफॉर्म होता है और किसी तरीके की टेंडेंसी एग्रीगेट होने की कोई टेंडेंसी नहीं होती इंडिविजुअल्स में। मतलब हर जगह एनवायरनमेंट एक ही जैसा है, तो एक इंडिविजुअल किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे पाया जा रहा है, दूसरा कहीं और पाया जा रहा है, कोई रिलेशन डायरेक्ट नहीं इस्टेब्लिश होता। जो जहां पे है वहां पे उसको सूटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस मिलेंगी और वो आसानी से ग्रो करेगा। ये भी रेयर अकरेंस होता है इसका नेचर में। फिर हमारे पास तीसरा है क्लम्प्ड डिस्पर्शन, जिसको हम कहते हैं। इसको कॉन्टेजियस या एग्रीगेटेड डिस्पर्शन के नाम से भी जानते हैं। अब चूंकि ये एग्रीगेटेड डिस्पर्शन है तो इसका मतलब कि जो इंडिविजुअल्स होंगे वो झुंड बनाएंगे, एग्रीगेट बनाएंगे, यानी ग्रुप्स में प्रेजेंट रहेंगे और वो ग्रुप्स जो है अलग अलग साइज का हो सकता है, छोटा ग्रुप, बड़ा ग्रुप। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशंस में इसी तरीके का या क्लम्प्ड डिस्पर्शन ही देखने के लिए हमको मिलता है। और ये क्यों होता है? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रिसोर्स का अगर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो जहां जहां रिसोर्स अवेलेबल होगा वहां पे जाहिर सी बात है क्लम्पिंग हो जाएगी, ये झुंड बन जाएंगे इंडिविजुअल्स के। जैसे हम अपनी ही बात करें तो ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो आप देखेंगे कि नॉर्दर्न इंडिया में स्पेशली यूपी, बिहार और थोड़ा सा और उधर चले जाएं बंगाल साइड में भी, तो यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे प्लेन इलाके हैं, नदियाँ हैं, उपजाऊ ज़मीन है, तो रिसोर्स प्लेंटीफुल है। ज़्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को ये रिसोर्सेज जो है वो सस्टेन कर सकते हैं। वहीं अगर आप पहाड़ों पे चले जाएं तो पहाड़ों पे दूर दूर तक तो कोई नज़र नहीं आता है, रहने की जगह प्रॉपर नहीं है, प्लेन नहीं है। या रेगिस्तान में चले जाएं, राजस्थान वगैरह में अगर चले जाएं तो वहाँ पे भी आदमी नहीं नज़र आते हैं। तो जहाँ पे
रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होगा वहाँ इस तरीके की का क्लम्प्ड जो एग्रीगेशन है वो नज़र आएगा। तो इसमें ह्यूमन पॉपुलेशन का एग्जांपल हमने इस तरीके से भी बता दिया। और ये क्यों क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होता है? सोशल बिहेवियर, भाई स्पेसिफिक कास्ट, क्रीड और कम्युनिटी के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक ही जगह रहना पसंद करते हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस, गरीब लोगों का इलाका अलग, अमीर लोगों का इलाका अलग, तो इस तरीके का एग्रीगेशन हो जाता है। फिर जियोग्राफिकल फैक्टर्स, जैसा कि हमने बताया, प्लेन इलाका है या फिर पहाड़ी इलाका है या रेगिस्तानी इलाका है, तो उस हिसाब से तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो क्लम्प डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसको अगर डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें तो रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंटरवल जो है वो यूनिफॉर्म है, रैंडम में कहीं भी, क्लम्प्ड में ये झुंड अलग अलग बन गए हैं, एग्रीगेशंस तैयार हो गए हैं। अब बात करते हैं एज स्ट्रक्चर और एज पिरामिड की। एज ग्रुप्स, अगर इकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करें तो 3 इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एज ग्रुप्स हैं या क्लासेस हैं, और ये तीनों की तीनों इकोलॉजिकल एज ग्रुप्स जो है वो ह्यूमंस के केस में ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। इक्वल होने का मतलब कि लगभग सिमिलर टाइम पीरियड के लिए ये तीनों की तीनों एज ग्रुप्स जो है वो आती हैं लाइफ स्पैन में। तो ये तीनों एज ग्रुप कौन कौन से हैं? प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। क्योंकि नेचर के हिसाब से, नेचर ने क्या जिम्मेदारी दी है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर है तो उसका काम क्या है? पैदा होना, बड़े होना, रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होना और अपने जैसों को रिप्रोड्यूस करना और फिर मर जाना, यही काम है। तो उसी हिसाब से ये एज ग्रुप्स जो है वो बनाए गए हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ह्यूमंस के केस में हमने क्या यहाँ पे बता दिया कि तीनों एज ग्रुप्स जो है वो लगभग बराबर होते हैं, लगभग सिमिलर सेम ड्यूरेशन के लिए आते हैं। जैसे 16-17 साल, 18 साल तक प्री रिप्रोडक्टिव एज, फिर सेनेसेंस, उसके बाद रिप्रोडक्टिव एज भी लगभग इतनी ही चलती है, 18-20 साल। इतना ही पोस्ट रिप्रोडक्टिव, तो तब तक 60-65 साल हो जाता है, तो आदमी का काम ख़त्म। इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें तो प्री रिप्रोडक्टिव जो एज ग्रुप होता है ये बहुत लॉन्ग होता है इंसेक्ट्स में, बहुत देर तक वो कुकून उकून और पता नहीं किस किस फॉर्म में ऐसे पड़े रहते हैं। रिप्रोडक्टिव स्टेज जो होती है बहुत शॉर्ट होती है इंसेक्ट्स में, जैसे कोकून से बाहर निकले, फुल फॉर्म एक्वायर किया, तुरंत रिप्रोड्यूस किया और उसके बाद वहीं पे कहानी खत्म हो जाती है, रिप्रोडक्शन किया, कहानी खत्म। तो इसका मतलब पोस्ट रिप्रोडक्टिव तो ऑलमोस्ट एब्सेंट होती है इंसेक्ट्स में, अपने जैसे पैदा कर दिए या फर्टिलाइजेशन कर दी, काम खत्म। तो ये हो गया एज ग्रुप। अब बात करते हैं एज पिरामिड की। तो एज पिरामिड बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमको क्या पता चलता है? नंबर या प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट एज ग्रुप्स इन ए पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम। तो अगर हमको किसी पॉपुलेशन में जो भी ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल्स हैं वो किस किस एज ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए एज पिरामिड जो है वो तैयार किया जाता है। अब एज पिरामिड के भी 3 हाइपोथेटिकल टाइप्स हैं, अज्यूम्ड हैं, तो इसीलिए हाइपोथेटिकल कह रहे हैं इसको। एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, स्टेबल पॉपुलेशन और डिमिनिशिंग पॉपुलेशन। तो ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन बढ़ रही है, स्टेबल मतलब कि साइज वही बना हुआ है, डिमिनिशिंग मतलब कि पॉपुलेशन का साइज घट रहा है। तो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन तेजी से ग्रो कर रही है, और क्यों ग्रो कर रही है? क्योंकि इसमें बर्थ रेट बहुत हाई है। बर्थ रेट हाई होने के पीछे कारण क्या है कि प्री रिप्रोडक्टिव जो एज क्लास है उसका प्रोपोर्शन बहुत हाई है। तो जाहिर सी बात है, अगर प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स ज़्यादा होंगे तो बाद में वही तब्दील होंगे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, और फिर वो रिप्रोडक्शन करेंगे, जिसकी वजह से हाई बर्थ रेट अचीव होगी। इस तरीके का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? पिरामिड शेप का होता है। पिरामिड, अभी नीचे हम लोग ग्राफ भी देखेंगे। फिर आता है स्टेबल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे क्या हिसाब किताब है कि जितने प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में इंडिविजुअल्स हैं
उतने ही रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में भी इंडिविजुअल्स हैं, तो ऑलमोस्ट दोनों इक्वल हैं। तो प्री रिप्रोडक्टिव वाले जब पोस्ट रिप्रोडक्टिव में कन्वर्ट होंगे तो उतने ही, सॉरी, रिप्रोडक्टिव वाले जब पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में जाएंगे तो लगभग उतने ही प्री रिप्रोडक्टिव वाले जो है वो रिप्रोडक्टिव फेज में चले जाएंगे, तो पॉपुलेशन या बर्थ रेट लगभग कांस्टेंट मिलेगा। इनमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होती है वो सबसे छोटी होती है। स्टेबल पॉपुलेशन होगी, जाहिर सी बात है, बर्थ रेट अगर कांस्टेंट रहेगा तो। बेल शेप कर्व यहाँ पे हमको नजर आता है, तो ये कर्व का शेप याद रखना बहुत जरूरी है। फिर हमारे पास है डिमिनिशिंग पॉपुलेशन। तो डिमिनिशिंग पॉपुलेशन कम हो रही है। क्यों कम होती है? क्योंकि यहाँ पे जो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है, और इसकी वजह से हमको बर्थ रेट जो है वो, या हम ये कह सकते हैं, रेसिप्रोकेट भी कर सकते हैं कि कम बर्थ रेट होने की वजह से प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स की तादाद कम हो जाती है। डाइंग ऑफ पॉपुलेशन खत्म हो रही है। और यहाँ पे जो ग्राफ होता है उसका शेप कैसा होता है? अर्न शेप्ड। तो अब तीनों शेप्स को हम देख लेते हैं। ये पिरामिड शेप हो गया, ये बेल शेप्ड हो गया, और ये अर्न शेप्ड हो गया। और यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स की संख्या जो है वो इंडिकेट की जा रही है ग्राफ के हेल्प से। बाकी ये डिटेल्स वही हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं, एक और टर्म है डिस्पर्सल। डिस्पर्सल का मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स इन स्पेस। इंडिविजुअल्स जब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं तो उसी को हम डिस्पर्सल कहते हैं। एनिमल्स के केस में एक्टिव डिस्पर्सल होता है क्योंकि वो चल फिर सकते हैं। प्लांट्स के केस में पैसिव डिस्पर्सल होता है क्योंकि प्लांट खुद नहीं चल फिर सकता है, लेकिन हाँ, अपने प्रोडक्ट्स को वो अलग अलग तरीकों से कहीं और भेज सकता है। तो इसी की वजह से प्लांट्स में कई तरीके की डिस्पर्सल मैकेनिज्म होती है, जैसे कि सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म, पॉलन डिस्पर्सल मैकेनिज्म, हवा के माध्यम से या जानवरों की हेल्प से, या नदी, समुद्र के किनारे जो नारियल के पेड़ होते हैं तो उसमें नारियल वगैरह जो है वो पानी में चला जाता है, समुद्र में फिर इधर उधर मूव करता है। तो डिस्पर्सल के लिए अलग अलग फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, अलग अलग एजेंट्स जिम्मेदार हैं। अब ये डिस्पर्सल होता कैसे है? तो अगर बाहर से इंडिविजुअल्स जो है किसी पॉपुलेशन में शामिल हो रहे हैं तो उसको इमाइग्रेशन कहेंगे, ये भी एक डिस्पर्सल का ही मैकेनिज्म है। किसी पॉपुलेशन से अगर कुछ इंडिविजुअल्स बाहर निकल जाएंगे तो ई माइग्रेशन कहलाएगा, दिस इज ऑल्सो डिस्पर्सल। और उसी के हिसाब से पॉपुलेशन की साइज जो है वो घटेगी या बढ़ेगी। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ, इसका मतलब क्या हो गया? हम दोनों चीज़ें कंसीडर करेंगे यहाँ पे, इंक्रीज या डिक्रीज इन पॉपुलेशन विथ टाइम। वक्त के साथ पॉपुलेशन बढ़ रही है, घट रही है, दोनों फैक्टर्स जो हैं वो, दोनों एस्पेक्ट्स जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये इस तरीके से सिंपल इंडिकेशन है। गेन और लॉस की बात करेंगे हम। ये कोई पॉपुलेशन है अगर, तो इस पॉपुलेशन में अगर बर्थ्स हो रहे हैं तो पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा, यानी गेन हो रहा है। इमाइग्रेशन यानी बाहर से इंडिविजुअल्स अगर पॉपुलेशन में आ रहे हैं तो भी पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा। डेथ होगी तो पॉपुलेशन का लॉस होगा। ई माइग्रेशन यानी कि इंडिविजुअल्स बाहर निकल के जा रहे हैं पॉपुलेशन से, तो पॉपुलेशन का साइज कम होगा। अब दो टर्म्स आते हैं, क्लोज्ड पॉपुलेशन और ओपन पॉपुलेशन। क्लोज्ड पॉपुलेशन का मतलब हो रहा है कि किसी भी तरीके का इमाइग्रेशन या ई माइग्रेशन नहीं हो रहा है, यानी कि वो पॉपुलेशन अपने आप में कंटेन्ड है, ना बाहर से इंडिविजुअल्स को एक्सेप्ट कर रही है, ना अंदर के इंडिविजुअल्स को बाहर जाने दे रही। ओपन पॉपुलेशन में ऑपोजिट केस होता है, यहाँ पे इमाइग्रेशन और ई माइग्रेशन दोनों ही होते हैं। तो ओपन पॉपुलेशन का साइज जो है वक्त के साथ घट बढ़ सकता है।
ये संभावना क्लोज पॉपुलेशन में भी रहती है बिकॉज ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ में अब हम सबसे पहले बात करेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, जिसको अनलिमिटेड ग्रोथ भी कहते हैं। इस तरीके की ग्रोथ कब मिलती है? जब आइडियल और अनलिमिटेड एनवायरमेंटल कंडीशन हो, किसी तरीके का एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस ऑपरेट ना कर रहा हो, उस दौरान एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉपुलेशन में देखने के लिए मिलती है। और यहाँ जो इंडिविजुअल्स की संख्या है, नंबर, वो ज्योमेट्रिकली इंक्रीज करता है, 2 से 4 से 8 16 इस तरीके से ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन में। तो 2 टू द पावर 0 यानी ये तो 1 ही हो जाएगा, 2 टू द पावर 1 2, 2 टू द पावर 2 4, 3 8, इस तरीके से ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन में ग्रोथ होती है। अब ज्योमेट्रिक ग्रोथ की बात की गई है तो यहीं पर अरिथमेटिक ग्रोथ भी समझ लीजिए। जब एडिशन होता है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है बाय द फैक्टर ऑफ 2, यहाँ एडिशन हो रहा है बाय द फैक्टर ऑफ 1, 1 से 2 हुए, 2 से 3 4 5 6 इस तरीके से, तो इस तरीके की ग्रोथ को हम अरिथमेटिक ग्रोथ कहते हैं। अब ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, इसको इक्वेशन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस इक्वेशन को याद रखना है, इसमें कुछ और इक्वेशंस आएंगी। dn over dt is equal to r max into n, इक्वेशन नंबर 1, ये भी याद रखना भी, क्योंकि इससे और भी इक्वेशंस डिराइव होंगी अभी आगे। ये डिफरेंशियल फॉर्म है इक्वेशन का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए। n क्या है यहाँ पे? पॉपुलेशन साइज, यानी कि करंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन का क्या साइज है। साइज का मतलब कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन में हैं। आर मैक्स क्या है? आर मैक्स इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। इसका मतलब कि उन इंडिविजुअल्स के पास क्या कैपेबिलिटी है अपनी संख्या बढ़ाने की, तो इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। अब ये जो आर मैक्स होता है या इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज होता है, इसको हम और क्या कहते हैं? इट इज अ मैक्सिमम पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज, यानी कि कोई पॉपुलेशन अपना मैक्सिमम बायोटिक पोटेंशियल या रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल अचीव कर ले, उस दौरान जिस रेट से वो पॉपुलेशन की ग्रोथ शो करेगी, उसी को हम आर मैक्स कहते हैं। इसको एक्सप्रेस किस फॉर्म में किया जाता है? इट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर पर यूनिट टाइम पर इंडिविजुअल, यानी एक इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में किसी गिवन टाइम में कितने नए इंडिविजुअल्स ऐड हुए या कितना पैदा किया उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने, ये दिखाता है आर मैक्स को। तो आइडियल और अनलिमिटेड एनवायरमेंटल कंडीशन में ही हमको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी या आर मैक्स अचीव होगा। और इस आइडियल अनलिमिटेड एनवायरमेंटल कंडीशन में किसी भी तरीके का एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस ऑपरेट नहीं हो रहा होगा। अब ये एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, तो इसको समझ लेते हैं। तो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस क्या है? ऐसे सभी एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो किसी ऑर्गेनिज्म के बायोटिक पोटेंशियल को अचीव ना होने दें, बायोटिक पोटेंशियल या रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को अचीव ना होने दें, उनको कलेक्टिवली हम कहते हैं एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। अब इस एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस के लिए जो फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, जो फैक्टर्स, उनमें दो टाइप के फैक्टर्स हैं हमारे पास। बायोटिक फैक्टर्स भी हैं और एबायोटिक फैक्टर्स भी हैं। बायोटिक फैक्टर्स का मतलब कि प्रिडेशन, कंपटीशन, पैरासिटिज्म। तो अगर किसी पॉपुलेशन के इंडिविजुअल का प्रिडेशन हो रहा होगा तो जाहिर सी बात है, जब उनकी संख्या ही कम हो जाएगी तो वो अपना बायोटिक पोटेंशियल कैसे अचीव करेंगे। कॉम्पीट कर रहे हैं तो भी यही समस्या है। पैरासाइट अगर उनके ऊपर लग गया, बीमार हो गए, मर गए समय से पहले, रिप्रोड्यूस करने से पहले, तो भी दिक्कत होगी। इसी तरह से एबायोटिक फैक्टर्स हैं, सूखा पड़ गया, पानी नहीं मिल रहा है, आग लग गई जंगल में, या फ्लड है, बाढ़ वगैरह आ गई, तो उस कंडीशन में भी अपना बायोटिक पोटेंशियल नहीं अचीव कर पाएंगे ऐसे इंडिविजुअल्स, क्योंकि उस समय से पहले ही खत्म हो जाएंगे। तो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस के जो फैक्टर्स है वो हमने देख लिए। अब जो पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज है, पर कैपिटा मतलब हर एक इंडिविजुअल की वजह से,
तो पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो मैक्सिमम हो सकती है या रियलाइज्ड हो सकती है। तो मैक्सिमम को हम आर मैक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशंस में ये होता है। रियलाइज्ड को हम सिंपली आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जो नेचुरल जो रियल कंडीशन है एनवायरनमेंट की, तो वहाँ पे तो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस और बाकी सारे फैक्टर्स भी ऑपरेट होंगे, उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली। अगर हम एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो उस केस में जो आर है यानी रियलाइज्ड रेट ऑफ इंक्रीज है वो मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज के बराबर होगा और इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, यानी लगातार ये उसी लेवल पे बना रहेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ में किसी तरीके का एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस नहीं ऑपरेट करता है, आइडियल कंडीशन होती है एनवायरनमेंट की, तो सब कुछ फेवरेबल होता है। तो उस केस में रियलाइज्ड वाला जो है वो मैक्सिमम के बराबर हो जाएगा, क्या, रेट ऑफ इंक्रीज। अच्छा, अब क्लोज्ड पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो आर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे क्लोज्ड पॉपुलेशन में? पर कैपिटा बर्थ रेट माइनस पर कैपिटा डेथ रेट। तो R इज इक्वल टू बी माइनस डी। बी क्या है? पर कैपिटा बर्थ रेट है, और डी क्या है? पर कैपिटा डेथ रेट है क्लोज्ड पॉपुलेशन में। क्योंकि क्लोज्ड पॉपुलेशन में इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन ये तो होगा नहीं, तो जो भी चेंजेस आएंगे या जो भी रेट ऑफ इंक्रीज हमको पॉपुलेशन का मिलेगा वो बर्थ या डेथ की वजह से ही मिलेगा। तो जितने बर्थ हुए हैं वो ऐड होंगे और जितनी डेथ हुई होंगी वो रिमूव माइनस में चला जाएगा, तो उससे हमको फाइनली रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो मिल जाएगी, पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज। जब आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशन होगी तो उस केस में मैक्सिमम बर्थ रेट मिलेगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो बी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। और आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशन होगी तो जो डी है या डेथ रेट पर कैपिटा जो है वो मिनिमम होगी, क्योंकि भाई अच्छे से सरवाइव करेंगे तो रेट जो है डेथ की वो कम हो जाएगी। तो इस कंडीशन में आर जो है इट विल बिकम इक्वल टू आर मैक्स। आर की जो वैल्यू है इससे हमको क्या पता चलता है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उसका क्या नेचर है। अगर बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट से ज्यादा है तो आर क्या होगा? पॉजिटिव होगा, भाई रेट ऑफ इंक्रीज पॉजिटिव होगा, तो पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती रहेगी। अगर बर्थ रेट डेथ रेट से कम है तो आर या रेट ऑफ इंक्रीज नेगेटिव हो जाएगा, तो पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी। अगर बर्थ और डेथ इन दोनों की रेट्स बराबर हैं तो आर या रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो जीरो हो जाएगा। कोई रेट इंक्रीज तो होगा ही नहीं, जितने पैदा हुए उतने मर गए, तो क्या बढ़ेगा? कुछ नहीं। तो इसका मतलब कि पॉपुलेशन साइज में किसी तरीके का चेंज नहीं दिखेगा हमको। अब इक्वेशन 1 की बात कर रहे हैं हम वापस से, फिर से एक बार हम आपको दिखा दे रहे हैं। इक्वेशन 1 ये है, dn ओवर dt इज इक्वल टू आर मैक्स इंटू एन। यही है हमारी इक्वेशन 1। इसके बारे में हम लोग स्पेसिफिक बात करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या बताता है? इक्वेशन 1 जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को तो बताता है, लेकिन पॉपुलेशन का साइज कितना है इस चीज़ को नहीं बताता है, क्योंकि हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको? dn ओवर dt कह रहे हैं, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तो बताएगा, लेकिन एग्जैक्ट साइज क्या है पॉपुलेशन की इसको नहीं बताएगा। अगर हम इस, अब ये किस फॉर्म में है? ये जो इक्वेशन है ये इसकी डिफरेंशियल फॉर्म है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाला मामला है, ये डिफरेंशियल फॉर्म में है। अगर हम इसको इंटीग्रल फॉर्म में, डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएट करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों को ऐड करते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, डिवीजन की बात करते हैं हम दोनों में। तो डिफरेंशियल मतलब डिवाइड करना, इंटीग्रेशन मतलब ऐड ऑन करना। अगर उस इक्वेशन को, जो इक्वेशन 1 है, dn अपॉन dt इक्वल टू आर मैक्स इंटू एन, इस इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करें
तब हम पॉपुलेशन साइज को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि इफ इक्वेशन 1 इज इंटीग्रेटेड देन पॉपुलेशन साइज कैन बी प्रेडिक्टेड। तो कैसे इंटीग्रल फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसके लिए वैल्यूज हम कंसीडर करते हैं, जैसे एन नॉट। एन क्या था? एन पॉपुलेशन साइज था। एन नॉट क्या है? इनिशियल पॉपुलेशन साइज, यानी कि पॉपुलेशन साइज एट t0, एट जीरो टाइम, जब हम शुरू कर रहे हैं कैलकुलेट करना उस वक्त। एन टी क्या है? पॉपुलेशन साइज आफ्टर टाइम t, कुछ वक्त के बाद क्या पॉपुलेशन का साइज हुआ। तो इन वैल्यूज को पुट करने के बाद जो इंटीग्रल फॉर्म हमको मिलती है इक्वेशन 1 की, वो है ये एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर आर टी। ई क्या है? बेस ऑफ नेचुरल लॉग, और ये एक मैथमेटिकल कांस्टेंट होता है। तो ये इंटीग्रल फॉर्म हो गई। अब इसको हम रीअरेंज करें अगर इक्वेशन को, तो एन नॉट इधर ले आए तो एन टी ओवर एन नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर आर टी। इस तरीके से हम रीअरेंज कर देते हैं इक्वेशन को, और फाइनली हम नेचुरल लॉग लेते हैं। देखो, दो तरीके का लॉग लिया जाता है, एक सिंपल ऐसे लॉग लिखा रहे और एक ln लिखा रहे। ये होता है log 10, यानी कि log एट बेस 10। और ln जो होता है, इसका बेस क्या होता है? एट बेस e। ये जो मैथमेटिकल कांस्टेंट है उसकी बात करते हैं। तो यहां पे हम नेचुरल लॉग ही ले रहे हैं, बेस हमारा e ही रहेगा, ये एक्सपोनेंशियल टर्म जो है। तो नेचुरल लॉग जब हम दोनों साइड में लेते हैं तो इधर हम लेंगे तो ln nt, और n नॉट नीचे या डिवीजन में जब होता है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है जब लॉग लेते हैं, तो माइनस ln n नॉट इज इक्वल टू आर टी। क्योंकि इधर जब लॉग बेस ई लेंगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो सिर्फ हमारे पास आर टी बचेगा। तो इस तरीके से लॉग के टर्म में या नेचुरल लॉग के टर्म में जो इंटीग्रल इक्वेशन है वो हमको ऐसी दिखेगी, ln एन टी माइनस ln एन नॉट इक्वल्स टू आर टी। तो अब इससे क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब रिसोर्स क्या है? फूड और स्पेस अनलिमिटेड होते हैं, तो जितने भी मेंबर्स हैं स्पीशीज के, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करते हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ शो करते हैं। जिसकी वजह से होता क्या है? पॉपुलेशन का साइज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है एट अ कांस्टेंट रेट, यानी बढ़ता ही चला जाता है। और ऐसी कंडीशन में हमको किस तरीके का ग्रोथ कर्व मिलता है? जे शेप्ड ग्रोथ। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जब पॉपुलेशन की होती है तो ग्रोथ कर्व जे शेप का होता है, जब हम पॉपुलेशन साइज और टाइम के बीच में ग्राफ बनाते हैं। तो अब आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं, एन, सिंपली एन और टाइम यानी टी, इनके बीच में जब हम ग्राफ बना रहे हैं तो हमको जे शेप्ड का कर्व मिल रहा है। वहीं पे जब हम एल एन यानी लॉग नेचुरल एन और टाइम के बीच में कर्व ये बनाते हैं तो हमको स्ट्रेट लाइन मिलती है। और जब हम पूरा ही फैक्टर ले लेते हैं, ये क्या है? डी एन अपॉन डी टी इंटू 1/n, इट इज नथिंग बट इट इज आर। यही आर है, यानी रेट ऑफ इंट्रिंसिक इंक्रीज, इसको हम कह सकते हैं, रेट ऑफ इंक्रीज कह सकते हैं सिंपली। तो जब आर और एन के बीच में हम ग्राफ बनाते हैं तो उस केस में हमको एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस मिलता है, और वो स्ट्रेट लाइन किस पे मिल रहा है? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, विच डिपिक्ट्स आर मैक्स। तो इस तरीके से तीन ग्राफ हमको मिलते हैं जब अलग अलग पैरामीटर्स हम अलग अलग एक्सिस पे लेते हैं। किस केस में? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के केस में। बाकी ये आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, वही चीजें लिखी हैं। अब डबलिंग टाइम को कैसे कैलकुलेट करना है इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले समझें कि डबलिंग टाइम क्या होता है। डबलिंग टाइम वो टाइम होता है जो कोई पॉपुलेशन लेती है टू डबल फ्रॉम इट्स प्रेजेंट साइज, मतलब कि पॉपुलेशन साइज डबल होने में लगने वाला वक्त डबलिंग टाइम कहलाता है।
इससे क्या पता चलता है? इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ रैपिड अ पॉपुलेशन ग्रोज। कोई पॉपुलेशन का डबलिंग टाइम अगर कम है तो इसका मतलब वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, और डबलिंग टाइम ज़्यादा है तो यानी कि स्लो ग्रोथ रेट है उसकी। तो ये जो इक्वेशन हमने इंटीग्रल फॉर्म की डिराइव की थी, एन टी इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर आर टी। अब डबलिंग टाइम को कैलकुलेट करने के लिए जाहिर सी बात है पॉपुलेशन आफ्टर टाइम टी कितनी हो जाएगी? इनिशियल पॉपुलेशन की डबल। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? 2 इंटू एन नॉट, इनिशियल पॉपुलेशन की डबल हो गई, इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर आर टी डी। अब ये टी डी इसलिए लिख दिया क्योंकि ये डबलिंग टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इक्वेशन बन के आ गई, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, एन टी बिकम्स डबल ऑफ एन नॉट, टी डी इज इक्वल टू डबलिंग टाइम। तो एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू ई टू द पावर आर टी डी। और अब इस इक्वेशन में भी हम दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? ln 2, और लॉग का बेस ई होगा तो लॉग, नेचुरल लॉग बेस ई 1 होता है, तो आर टी डी। तो टी डी क्या निकल के आएगा हमारा? ln इंटू 2 अपॉन आर। ये है डबलिंग टाइम के लिए फॉर्मूला। डायरेक्टली भी पूछ सकता है या कैलकुलेट करने के लिए वैल्यूज दे सकता है। तो इस फॉर्मूले से हमको क्या चीज निकल के आ रही, क्या एनालाइज कर सकते हैं हम, कि अगर आर की वैल्यू बड़ी है, आर की वैल्यू, तो डबलिंग टाइम क्या होगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है आर, आर ज्यादा तो डबलिंग टाइम कम। आर क्या था? पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज, ये हम पहले से जान रहे हैं। तो अगर आर की वैल्यू ज्यादा है तो डबलिंग टाइम जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। डबलिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमको दो तरीके की अजम्पशंस करनी पड़ती हैं। पहला ये कि जो पॉपुलेशन जिसका डबलिंग टाइम निकाल रहे हैं वो एज डिस्ट्रीब्यूशन से अफेक्ट नहीं हो रही है। एज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में कितने इंडिविजुअल्स है, इसका इफेक्ट उसमें कंसीडर नहीं करते हैं। और दूसरा अजम्पशन है आर इज कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि जो पूरा डबलिंग टाइम चला उस दौरान जो रेट ऑफ इंक्रीज है, पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज, वो लगातार उतनी ही बनी हुई है, वो कम या ज़्यादा नहीं हो रही है। तब जाके डबलिंग टाइम हम कैलकुलेट करते हैं फाइनली। तो ये तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात हो गई। अब बात करते हैं हम लॉजिस्टिक ग्रोथ की। क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशन में हो रही है, और आइडियल कंडीशन तो कहीं ऐसा सच मिलती नहीं है नेचर में। तो इसलिए जो एक्चुअल ग्रोथ है उसकी बात करेंगे, और उसको हम कहते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती है वैसे वैसे हर एक इंडिविजुअल को कम रिसोर्सेज मिलना शुरू होते हैं, कंपटीशन होने लगेगा रिसोर्सेज के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में एक सर्टेन मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज ही सपोर्ट की जा सकती है। इनडेफिनेटली या अनलिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को हमेशा के लिए सपोर्ट नहीं किया जा सकता। भाई जितना रिसोर्स होगा उतने ही इंडिविजुअल्स तो सरवाइव कर पाएंगे या सपोर्ट किए जा सकेंगे उस एनवायरनमेंट के द्वारा। तो वो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट सपोर्ट कर सकता है, उसी को हम कहते हैं उस एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी, या के से डिनोट करते हैं इसको। तो कैरिंग कैपेसिटी क्या है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स of a particular species that can be supported indefinitely by a particular environment। तो किसी environment के द्वारा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स सपोर्ट किए जा सकते हैं लगातार, सस्टेनेबली या इनडेफिनेटली, उसी को हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। अब ये जो कैरिंग कैपेसिटी है ये भी फिक्स नहीं होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज पैदा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, डिप्लीशन भी हो सकता है रिसोर्सेज का। तो कैरिंग कैपेसिटी की वैल्यू फिक्स नहीं होती हमेशा किसी एनवायरनमेंट के लिए। इट वेरीज विद स्पेस एंड टाइम
विद अबंडेंस ऑफ द लिमिटिंग रिसोर्स। लिमिटिंग रिसोर्स की वैल्यू कितनी है उस पे ये डिपेंड करेगा कैरिंग कैपेसिटी। जैसे सिंपली आप मान लीजिए कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स को किन चीजों की जरूरत होती है? पानी चाहिए, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और सनलाइट चाहिए। ये तीन चीज अगर मुहैया करा दी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया फोटोसिंथेसिस होगी। अब एक सिनेरियो ये सुनिए कि रेगिस्तान का जिक्र करें हम। रेगिस्तान में खूब सनलाइट है, कोई उसमें लिमिट ही नहीं है, लिमिटलेस। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कोई दिक्कत नहीं, इन्वायरमेंट में है ही है, उसका परसेंटेज जो भी है हर जगह लगभग एक जैसा ही है। लेकिन पानी कम है। तो पानी उस रेगिस्तान में क्या है? एक लिमिटिंग रिसोर्स की तरह एक्ट करता है। सिमिलरली जो घने जंगल होते हैं वहां पे बड़े बड़े पेड़ों की जो कैनपी होती है वो इतनी डेंस होती है कि नीचे तक तो सनलाइट छन के आ ही नहीं पाती है। तो वहां पे सनलाइट ही एक लिमिटिंग फैक्टर हो गया। अगर नीचे कोई पौधा छोटा सा ग्रो करना चाह रहा तो उसको सनलाइट ही नहीं मिलेगी। पानी बहुत है भाई, रेन फॉरेस्ट है तो पानी तो रहेगा ही उसमें, और CO2 तो भाई मिलेगी ही मिलेगी। तो वहां पे सनलाइट जो है, तो जो लिमिटिंग रिसोर्स है उसकी अबंडेंस कितनी है उसके हिसाब से वेरी करेगा कैरिंग कैपेसिटी उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट का। अब कैरिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करने के लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, जैसे प्रिडेशन, कंपटीशन, क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो इन सब की वजह से भी कैरिंग कैपेसिटी जो है वो एनवायरनमेंट की चेंज हो सकती है। जहाँ प्रिडेटर्स बहुत ज़्यादा होंगे जाहिर सी बात है उस एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी कम होगी, क्योंकि जैसे जैसे इंडिविजुअल्स बढ़ेंगे प्रिडेटर्स उसको खा जाएंगे। कंपटीशन अगर बहुत ज़्यादा है, सेम टाइप के इंटर स्पेसिफिक या इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी कैरिंग कैपेसिटी रियलाइज होने में बाधा उत्पन्न होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे किसी पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है और जब वो कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंचती है पॉपुलेशन, तो उस पर्टिकुलर स्टेज पे पहुंचने के दौरान पॉपुलेशन की ग्रोथ कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स या एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस ऑपरेट करना शुरू कर देता है, या रिसोर्स लिमिटेशन जो है वो ऑपरेट करना शुरू कर देता है। तो इसी को क्या कहते हैं? दिस टाइप ऑफ ग्रोथ, यानी कि जो ग्रोथ कम हो रही है, जैसे जैसे कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच रहा है पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, वैसे वैसे ग्रोथ स्लो हो रही है, इसको कहते हैं वेरहल्स पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ। बात समझ में आ गई? अब ये है क्या, इसको कैसे मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको अभी हम देख लेते हैं। इस वेरहल्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए जो मैथमेटिकल इक्वेशन है उसको डिराइव करने के लिए जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हमने शुरू शुरू में देखी थी, याद होगा आपको, वही जो अभी बात कर रहे थे, dN/dt इक्वल्स टू R max इंटू n। उस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को मॉडिफाई किया जाता है ताकि कैरिंग कैपेसिटी पहुंचने पर ग्रोथ रेट में जो कमी आ रही है या जो चेंज आ रहा है उसको इनकॉर्पोरेट किया जा सके। तो इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को हमको मॉडिफाई कैसे करना है कि ग्रोथ रेट में जो चेंज आ रहा है कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंचने में उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए। तो देखते हैं कि क्या क्या टर्म्स इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। सबसे पहला तो के ही है जिसको कैरिंग कैपेसिटी कह रहे हैं। फिर आता है के माइनस एन। एन क्या था? एन पॉपुलेशन साइज एट प्रेजेंट, ये तो हम पहले भी बता चुके हैं आपको। के माइनस एन क्या है? के माइनस एन है नंबर ऑफ एडिशनल इंडिविजुअल्स दैट एनवायरमेंट कैन सपोर्ट। ऐसे समझिए, के क्या है? के हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो एनवायरमेंट सपोर्ट कर सकता है। एन क्या है? प्रेजेंट टाइम में जो पॉपुलेशन है। तो अब हमको आज पॉपुलेशन मान लीजिए के की वैल्यू हम कह दे रहे हैं कि 200 है, और प्रेजेंट टाइम में जो पॉपुलेशन है उसकी वैल्यू 100 है।
तो अब कितने एडिशनल इंडिविजुअल इस एन के बाद वो एनवायरनमेंट सपोर्ट कर पाएगा? तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम माइनस प्रेजेंट। तो इसका मतलब 100 इंडिविजुअल्स और वो सपोर्ट कर पाएगा पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, क्योंकि तब फिर कैरिंग कैपेसिटी पर पहुंच जाएगा, उससे ऊपर नहीं जा सकता वो। तो उसको हम कैसे पता लगा रहे हैं? के, यही तो है, के इक्वल्स टू 200 माइनस एन से। एन क्या है? प्रेजेंट साइज। तो ये के माइनस एन हो गया, नंबर ऑफ एडिशनल इंडिविजुअल्स दैट द एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट। एन पॉपुलेशन साइज है ही है। फिर एक और फैक्टर आता है के माइनस एन अपॉन के। तो के माइनस एन तो हमने देखा नंबर ऑफ एडिशनल इंडिविजुअल्स, उसी में जब फ्रैक्शन लगा दिया के का, तो ये क्या हो गया? फ्रैक्शन, सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ के स्टिल अवेलेबल फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ। के माइनस एन तो एक्चुअल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हो गए जितना बढ़ सकते हैं, लेकिन जब अपॉन के कर दिया तो ये फ्रैक्शन ऑफ के हो जाएंगे जितना पॉपुलेशन ग्रोथ अचीव अभी हो सकती है। तो अब मॉडिफाइड इक्वेशन जो हमारे पास निकल के आती है, इसमें यहां तक तो हमने देखा था, यहां तक ये तो एक्सपोनेंशियल के लिए थे, ये तो हम देख ही चुके थे। इसमें ये फैक्टर और मल्टीप्लाई हो जाता है, के माइनस एन अपॉन के, ये वाला फ्रैक्शन ऑफ के स्टिल अवेलेबल फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ। और इसी को जब हम रीअरेंज कर देंगे तो ये n को अगर इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा dn अपॉन डी टी इंटू 1 अपॉन एन इक्वल टू आर मैक्स 1 माइनस एन ओवर के। dn अपॉन डी टी क्या था? ये आप जानते ही हैं, रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन साइज, यही तो है। तो ये जो इक्वेशन निकल के आई, इसी को वेरहर्स्ट पर लॉजिस्टिक इक्वेशन कहते हैं, या लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन इसको सिंपली कहते हैं। तो ये इक्वेशन किसने दिया था सबसे पहले? फ्रैंकोइस वेरहर्स्ट इन 1838। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन, इसको याद रखिएगा इस इक्वेशन को, और इसको कई फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आप इस फॉर्म को याद रखेंगे तो हो सकता है दूसरे फॉर्म में वहां पे पूछ दिया जाए, आर मैक्स के फॉर्म में ये वैल्यू दे दी जाए, तो आर मैक्स इज इक्वल टू, तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है इधर ले आ देंगे। तो इसलिए ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये नहीं कि एग्जैक्टली इसी फॉर्म में अगर आई इक्वेशन तभी हम उसको सही करेंगे, और नहीं तो फिर हम कहेंगे अरे तो गलत क्वेश्चन छप गया है, क्या ऑप्शन ही सही नहीं आ रहा। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन ऊपर निकल के आई, ये सिंपलेस्ट इक्वेशन है जो रिसोर्स लिमिटेड एनवायरनमेंट में पॉपुलेशन ग्रोथ को डिपिक्ट करती है, दर्शाती है। अब यहां पे फिर हम देख रहे हैं क्या है, ये dn ओवर dt यानी कि डिफरेंशियल फॉर्म में है, तो इसको इंटीग्रल फॉर्म में भी चेंज किया जा सकता है, यानी कि कैन बी चेंज फ्रॉम डिफरेंशियल टू इंटीग्रल फॉर्म। और यहाँ पे फिर वही टर्म्स इस्तेमाल करेंगे हम, एन टी यानी कि पॉपुलेशन साइज एट टाइम टी इज इक्वल टू के ओवर 1 प्लस, ब्रैकेट के अंदर है के माइनस एन नॉट अपॉन एन नॉट ई टू द पावर माइनस आर टी। सारे फैक्टर्स जो हैं उससे आप परिचित हैं, सब हमने अभी बताया आपको। ये इक्वेशन है इंटीग्रल फॉर्म में। तो दोनों फॉर्म में इक्वेशन याद रखिएगा, डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों फॉर्म की लॉजिस्टिक इक्वेशन जो है, ग्रोथ इक्वेशन, ये याद रखनी है। अब अगर हमको आर कैलकुलेट करना या क्वांटिफाई करना है, आर मतलब कि पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज, रियलाइज्ड रेट ऑफ इंक्रीज, आर मैक्स तो मैक्सिमम होती है, वो तो हमको एक्सपोनेंशियल वाले में दिख रही थी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर में। तो रियलाइज्ड वाले को अगर कैलकुलेट करना है तो अब यहाँ पे देखिए, यही वाली इक्वेशन हमने देखी ऊपर, यही है लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन, इज इक्वल टू आर मैक्स 1 माइनस एन ओवर के। ठीक, ये जो पूरा फैक्टर है डी एन अपॉन डी टी इंटू 1 अपॉन एन, यही होता है आर, यानी कि रेट ऑफ इंक्रीज, रियलाइज्ड रेट ऑफ इंक्रीज। ये यहाँ पे इसीलिए अलग से लिख दिया हमने। तो आर इक्वल्स टू आर मैक्स 1 माइनस एन अपॉन के, क्योंकि एक ग्राफ जो बना था उसमें भी हमने आपको बताया था, देखिए इसको ध्यान से, ये देख रहे हैं यहाँ पे, डी एन अपॉन डी टी इंटू 1 अपॉन एन, यही तो आर था। वही चीज यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में लिख दी गई है, ये हो गया। ठीक,
तो इस तरीके से आर को क्वांटिफाई कर सकते हैं। अब जो लॉजिस्टिक मॉडल है ग्रोथ कर्व का, इसमें एस शेप्ड या सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व हमको मिलता है जब पॉपुलेशन साइज और टाइम के बीच में हम ग्राफ बनाते हैं। अब ये जो सिग्मॉइड या एस शेप्ड ग्रोथ कर्व है, इसको पूरा अंडरलाइन कर दे रहे हैं, तो सिग्मॉइड या एस शेप्ड ग्रोथ कर्व होता है, इसमें क्या होता है, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि शुरू शुरू में यानी एट फर्स्ट पॉपुलेशन इंक्रीजेस स्लोली, पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती है, इसको हम कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट या पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है, मोर रैपिडली, एक लॉग फेज हमको नजर आता है। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है स्लो डाउन होने लगती है। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ने लगता है, यानी कि रिसोर्सेज लिमिटिंग होने लगते हैं। इसको हम कहते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन फेज। और फाइनली एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाती है, और वही इक्विलिब्रियम मेंटेन रहती है जब तक डिस्टर्ब ना किया जाए उस इक्विलिब्रियम को। तो इस तरीके का ग्रोथ कर्व हमको नजर आता है। एन और टाइम के बीच में जब हम प्लॉट करते हैं तो ये एस शेप्ड या सिग्मॉइड हो गया, मैक्सिमम पे अपने पहुंच गया, या अपर एसिम्पटोट जो हमको नजर आ रहा है, यही क्या है, यही कैरिंग कैपेसिटी या के है उस एनवायरनमेंट के। अब इससे ऊपर नहीं जा सकता ये। जब हम dn ओवर dt और n के बीच में कर्व बनाते हैं तो ये बेल शेप्ड अपीयर होता है। मिड पॉइंट इसका जो होता है वो हाफ के, तो यहां से आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो dn ओवर dt यानी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, ये मैक्सिमम कहां मिल रही है, जब कैरिंग कैपेसिटी के हाफ वैल्यू पे पहुंच रही है पॉपुलेशन। क्योंकि यहाँ पे एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, और जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिवली जितने भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स उस पॉपुलेशन में है वो यूटिलाइज कर पाएंगे उन रिसोर्सेज को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट बीच वाला, कि हाफ कैरिंग कैपेसिटी पे मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन साइज मिलता है, या मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज मिलता है, ये हम कह सकते हैं। फिर dn ओवर dt टू 1 बाई n और n के बीच में जब हम कहते हैं तो एक नेगेटिव स्लोप हमको नजर आता है। क्यों नेगेटिव स्लोप क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस बढ़ेगा कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंचने में। तो इनिशियली जो है वो जब रिसोर्स बिल्कुल लिमिटिंग नहीं थे, अनलिमिटेड थे, तो मैक्सिमम वैल्यू हमको मिलेगी रेट की। और जैसे जैसे पॉपुलेशन साइज बढ़ती जाएगी, रिसोर्सेज लिमिटिंग होते जाएंगे, तो इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पॉइंट पे यानी कि एट कैरिंग कैपेसिटी जो रेट है वो ज़ीरो हो जाएगा। अब कोई रेट जो बढ़ नहीं रहा है पॉपुलेशन का, ग्रोथ का। यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो इसको ये टर्म देख लीजिएगा। ये n इक्वल्स टू के बाई टू, इसको इन्फेक्शन पॉइंट कहते हैं, जो हमने बताया ये के बाई टू पे, जहाँ पे हमको मैक्सिमम रेट मिल रही है ग्रोथ की। अब यही फॉर्मूला था dn अपॉन डी टी आर मैक्स एन के माइनस एन अपॉन के। तो ये जो k माइनस एन अपॉन के है, ये हमने ऊपर भी आपको बताया, फ्रैक्शन है ये कि कितना पॉपुलेशन अभी और बढ़ सकता है। ये भी इंडिकेट करता है कि कितना रिसोर्स अभी भी अवेलेबल है। तो रिसोर्स अवेलेबल होगा तभी तो पॉपुलेशन ग्रो करेगी। लेकिन इसको दोबारा क्यों यहां पे मेंशन किया गया, समझिए उस चीज को। अगर n या पॉपुलेशन साइज कैरिंग कैपेसिटी से बहुत कम है तो उस केस में क्या होगा, n जो है, n को हम एक तरीके से n की वैल्यू को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो k माइनस एन अपॉन के, इसमें n को आप निगलेक्ट कर दीजिए, जीरो मान लीजिए, तो k अपॉन के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये जो पूरी इक्वेशन है, ये ऊपर जो हमने लिखी है ये वाली, ये क्या हो जाएगी, ये पूरा फैक्टर ही 1 हो गया। तो ये पूरी इक्वेशन निकल के आएगी ये dn अपॉन डी टी आर मैक्स एन। यही तो इक्वेशन थी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। यानी कि जब पॉपुलेशन साइज बहुत कम होती है तो उस दौरान एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है पॉपुलेशन की। तो ये पहला आउटकम यहाँ पे। दूसरा आउटकम क्या है, अगर n
कैरिंग कैपेसिटी यानी पॉपुलेशन साइज जो कैरिंग कैपेसिटी के इक्वल हो गया, तो उस केस में क्या होगा, k माइनस एन जब हम करेंगे तो n भी k ही है, तो k माइनस के यानी ज़ीरो, तो ओवरऑल वैल्यू ज़ीरो, यानी कि dn ओवर dt भी पूरा ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि कैरिंग कैपेसिटी पे कोई भी इंक्रीज पॉपुलेशन साइज में हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तीसरी कंडीशन क्या है, वही जो हमने आपको बताया, जो बीच वाला ग्राफ था, ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कब हमको नजर आती है, एट हाफ द कैरिंग कैपेसिटी के हाफ, वो हमने ऊपर बेल शेप कर देख लिया है उसको। अब ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है dn ओवर dt और पॉपुलेशन साइज के बीच में जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमको ज़ीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव तीनों तरीके की ग्रोथ रेट मिलती है। ये ग्राफ ऊपर वाले ग्राफ से ही डिराइव होके आ रहा है, या ऊपर जो तीन पैरामीटर्स हमने जो डिस्कस किए, n की वैल्यू k के बराबर, बीच वाला हमने देखा n की वैल्यू अगर अबव है k के या बिलो है k के, तो तीनों कंडीशन का ये कंबाइंड ग्राफ है। अब लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन जो है, इसके लिए भी कुछ अजम्पशंस होते हैं कंसीडर करने के लिए। पहला अजम्पशन क्या है कि कैरिंग कैपेसिटी किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए कांस्टेंट है, मतलब वो चेंज नहीं हो रही है। वैसे तो कैरिंग कैपेसिटी चेंज होती है, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जब हम लॉजिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे तो उस दौरान मान लेंगे कि कैरिंग कैपेसिटी चेंज नहीं हो रही है। दूसरा अजम्पशन हम पहले भी देख चुके हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ इज नॉट अफेक्टेड बाय एज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा अजम्पशन है कि बर्थ और डेथ रेट जो है वो लीनियरली चेंज हो रहे हैं पॉपुलेशन साइज, मतलब कोई ऐसा कैटास्ट्रॉफिक इवेंट नहीं हो रहा है कि एकाएक जो है कहीं भूकंप आ गया या कुछ और हो गया तो एकाएक मर गए बहुत सारे इंडिविजुअल्स। एबायोटिक फैक्टर्स डू नॉट अफेक्ट बर्थ एंड डेथ रेट, तो एबायोटिक फैक्टर यहाँ पे प्ले ना करें रोल अपना। ऑल इंडिविजुअल्स आर आइडेंटिकल, इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन हैज सेम इफेक्ट ऑन एवरीवन, यानी सभी इंडिविजुअल्स जो है वो सेम लेवल का कंपटीशन फेस करें। नो इम्पैक्ट ऑफ अदर स्पीशीज ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, ये भी एक अजम्पशन है। एंड नो टाइम लैग इन इफेक्ट ऑफ डेंसिटी ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, नो टाइम लैग इन इफेक्ट ऑफ डेंसिटी ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। इसका मतलब क्या हो गया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म बना रहे, ऐसा ना हो कि किसी एक पर्टिकुलर साइट पे, रीजन के एक पर्टिकुलर साइट पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा हो और उसको डिस्ट्रीब्यूट होने में टाइम रिलेटिवली ज़्यादा लग जाए, तो टाइम लैग नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स का। तो इस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया।